जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमारा कंपनी लॉ के टॉपिक के अंदर जो एरिया कवर जो हमने करना है वो है सेक्शन 199 एंड 200, और इसके बाद सेक्शन 220 से लेके कुछ ऑनवर्ड सेक्शन है जिसमें अकाउंट्स के हवाले से बात हुई है। और 199 एंड 200 के अंदर बात हुई है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स एंड एसोसिएटेड कंपनीज। Associated undertake companies and associated undertakings। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 199 से और इसको फिर आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो सेक्शन 199 जो है हमारे पास कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में या एसोसिएटेड कंपनीज में, तो उस पर आपने क्या कंडीशंस को फॉलो करना होगा और किन किन बातों का ख्याल करना होगा। तो एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उस पर क्या मामलात करने हैं, इस पर आने से पहले बहुत अच्छा होगा अगर हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। तो जब हमें ये कॉन्सेप्ट जहन में होगा तो वी कैन ईज़िली मूव के लॉ हमसे कहना क्या चाह रहा है। अच्छा जी, लॉ के अंदर जो नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ के अंदर अपने लिए देखें तो एक आम आदमी के एसोसिएट्स कौन होते हैं, जस्ट लाइक ये एक पर्सन है, तो उसके जो नियर वंस होते हैं वो उसके हम एसोसिएट्स कहते हैं कि ये इसके एसोसिएट्स हैं, यानी ये इनसे मुंसलिक है। जस्ट लाइक उसके फादर हो गए, उसकी मदर हो गई, और उसके सिबलिंग्स हो गए, और उसकी स्पाउस हो गई, उसके चिल्ड्रन हो गए। तो ये इंसान के हम कह सकते हैं कि रिलेटिव्स के अंदर आते हैं, इंसान इनसे जाना जाता है। सिमिलरली लॉ ये कहना चाह रहा है कि दो इंस्टीट्यूशंस या दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हम कब कहेंगे कि ये आपस में एसोसिएटेड हैं, यानी ये एक दूसरे से इनका ताल्लुक़ है। पहले तो हमने, और क्यों कह रहा है लॉ, ये अभी थोड़ी देर में हमें चल के पता लग जाएगा कि उसकी असल में नीड क्या है, मुराद क्या है इस चीज़ को लाने की। एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग्स में पहले तो हम ये कवर कर लें कि अंडरटेकिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कंपनी भी आती है, पार्टनरशिप भी आती है, या कोई सोल ओनर का, सोल प्रोवाइडर का कोई भी बिजनेस आता है, सोल ओनर का, सोल ओनर्स बिजनेस, जो अगर वो किसी नाम से करना चाहे। तो मालूम हुआ कि अंडरटेकिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी के अंदर जो कंपनी आ रही है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, और या उससे पहले की रिपील्ड ऑर्डिनेंस के अंदर। अच्छा क्लास, ये थोड़ा सा मुश्किल एरिया है तो इसको आपने बड़ा गौर से सुनना होगा। लॉ ये कह रहा है कि जस्ट लाइक एक आम आदमी के सिबलिंग्स, पेरेंट्स, उसके हम कहते हैं कि वो एसोसिएट हैं, तो लॉ ये कह रहा है कि ये रिलेशंस अगर आपको मिल जाएंगे, ये रिलेशंस अगर आपको मिल जाएंगे जो भी मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं या एसोसिएटेड कंपनीज हैं। आपस में ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये बिजनेसेस, जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं पार्टनरशिप, कंपनी दोनों कवर हैं। लेकिन अगर बिजनेसेस कह रहा हूँ तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस और सिंगल ओनर का बिजनेस भी कवर है। कि अगर ये रिलेशंस अगर आपको मिल जाएंगे तो ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग है। लॉ ये कह रहा है कि जो पहला रिलेशन है वो है होल्डिंग और सब्सिडरी का, होल्डिंग और सब्सिडरी का। कि अगर एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी, यानी कोई कंपनी अगर किसी की सब्सिडरी है, तो ये दो आपस में क्या हैं, तो यहाँ पर हम इन्हें कहेंगे एसोसिएटेड कंपनीज हैं। दीज आर एसोसिएटेड कंपनीज। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक आध बार यहाँ एग्जाम्पल से समझ लें तो हमें बात मज़ीद आगे चल के क्लियर रहेगी। जस्ट लाइक, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको देखें कि मिस्टर ए हैं, वो अगर कंपनी ए के अंदर डायरेक्टर हैं,
और कंपनी बी के अंदर भी डायरेक्टर हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो बिजनेस रिलेशन है, ये जो कंपनी ए है और जो कंपनी बी है, दे बोथ आर एसोसिएटेड कंपनीज। अच्छा जी, अगर मिस्टर ए हैं वो एबीसी फर्म में पार्टनर हैं और कंपनी ए के अंदर डायरेक्टर हैं, तो अब कहेंगे हम ये दोनों बिजनेसेस आपस में क्या हैं, और अब हम कहेंगे ये दोनों बिजनेसेस आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं कि मिस्टर ए की एक तरफ एज अ डायरेक्टर इंगेजमेंट है और एक तरफ एज अ पार्टनर इंगेजमेंट है। अच्छा जी, अगर हम ऐसा कहें कि मिस्टर ए हैं वो पार्टनरशिप एबीसी फर्म में भी पार्टनर हैं और एक्स वाई जेड फर्म में भी पार्टनर हैं, तो अब ये लॉ कह रहा है कि ये आपस में क्या है, ये आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं। मालूम हुआ कि अंडरटेकिंग्स का कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है, उसमें सारे बिजनेसेस कवर्ड हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस के अंदर सिर्फ एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर कंपनीज ही कवर्ड है। अच्छा जी, तो अब हमने जब ये सब समझने के लिए था कि हम कंपनी किसको कहेंगे और अंडरटेकिंग किसको कहेंगे। अच्छा, अब हमारे हैं जिसको लॉ ने बताया कि कौन कौन से बिजनेसेस को हम कहेंगे कि ये आपस में एसोसिएटेड हैं। अब अगर दोनों तरफ अगर आपको कंपनीज मिलेंगी तो दे आर कंपनीज एंड दोनों तरफ, एक तरफ कंपनी एक तरफ अंडरटेकिंग या दोनों तरफ अंडरटेकिंग, तो फिर हम कहेंगे कि एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। अच्छा, तो अब हम उस रिलेशंस को देख रहे हैं कि कब आपको कुछ कॉमन मिलेगा तो हम कहेंगे कि दे आर एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। अगर एक होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी जो होती हैं वो आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अच्छा जी, जो होल्डिंग और सब्सिडियरी का हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नॉर्मली इसकी एक अलग से डेफिनेशन भी है कंपनीज एक्ट में, लेकिन सिर्फ यहाँ पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए कि अगर एक कंपनी की, लेट से कंपनी ए की कंपनी बी के अंदर वोटिंग राइट्स हैं, होल्डिंग है 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, तो वो कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। अच्छा, दूसरा रिलेशन ये है कि कंपनीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल, या आप सिर्फ कंपनीज हटा के अंडर कॉमन मैनेजमेंट लिख लें, अंडर कॉमन मैनेजमेंट लिख लें, वो बिजनेसेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर कॉमन मैनेजमेंट हैं, तो दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड आइदर अंडरटेकिंग्स और कंपनीज, यानी दीज आर एसोसिएटेड। एग्जाम्पल, एक नेटवर्क है प्रोफेशनल्स का और वो मिल के बहुत सारे कॉलेजेस चला रहे हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, और साथ में उन्होंने कंपनी भी खोली हुई है, कंपनी ए बी सी कंपनी लिमिटेड। तो दीज ऑल बिजनेसेस आर एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स, यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कॉमन मैनेजमेंट के हाथों में हो उसको हम कहेंगे दीज आर एसोसिएट कंपनीज। अच्छा जी, इसके बाद हम कहेंगे कि मुदारबा और मुदारबा की जो मैनेजमेंट कंपनी है, मुदारबा एंड मैनेजमेंट कंपनी ऑफ मुदारबा, ये भी एसोसिएटेड हैं। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर व्हाट इज़ मुदारबा। तो मुदारबा एक एक बिजनेस का नाम है और ये एक इस्लामिक मोड ऑफ बिजनेस का नाम है, इस्लामिक मोड ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर एक बंदे के पास एक्सपर्टीज होती है टू डू बिजनेस और एक बंदे के पास पैसा होता है जिसके पास फाइनेंस होता है। जिसके पास फाइनेंस होता है वो उस एक्सपर्टीज़ वाले को पैसा देता है और वो बिज़नेस करता है। तो हमारे मुल्क में अगर किसी को मुदारबा बनाना हो तो पहले एक कंपनी बनती है जो उस मुदारबा को रन करती है, यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी जो उस मुदारबा को रन करेगी और ये इसको मैनेज कर रही होगी। ये कंपनी इस मुदारबा को, इस बिज़नेस को मैनेज कर रही होगी, जो लोगों से पैसा लेगी और लोगों से पैसा लेगी और ये मैनेजमेंट कंपनी इसको रन कर रही होगी और इन दोनों का रिलेशन आपस में एसोसिएटेड कंपनी का होगा या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अच्छा जी, इसके बाद जो चौथा वाला केस है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें गौर से देखना होगा कि एक पर्सन, अ पर्सन अगर फॉलोइंग स्टेटस रखता हो
इन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग कहलाएंगी। जस्ट लाइक दिस, मिस्टर ए हैं, इसको आप ऐसे कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी। अच्छा जी, इसमें क्या क्या होगा, एक शख्स एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हो, या फर्म का पार्टनर हो, या किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, या फिर चौथा उसके पास एटलीस्ट 20% होल्डिंग हो शेयर्स की, होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी। सिमिलरली, अगर एक शख्स दूसरे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हो, पार्टनर हो किसी फर्म का, डायरेक्टर हो किसी कंपनी का, या एटलीस्ट 20% होल्ड कर रहा हो शेयर्स, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या एसोसिएटेड कंपनी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। 20% होल्डिंग वोटिंग पावर्स। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स हम बात समझते हैं तो इंशाल्लाह ये हमें क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक मिस्टर अली हैं, वो कंपनी ए के अंदर डायरेक्टर हैं और कंपनी बी के अंदर उनके पास 25% वोटिंग पावर है। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि मिस्टर अली वो कॉमन बंदा है जो दोनों तरफ इन्फ्लुएंस रखता है, टॉप पोजीशन रखता है, तो दीज बोथ कंपनीज आर एसोसिएटेड कंपनीज। अच्छा जी, अगर मिस्टर अली हैं, वो एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस भी चलाते हैं, ओनर हैं किसी बिजनेस के, ओनर ऑफ अली इंटरप्राइजेस यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर वो डायरेक्टर भी हैं और टीआरसी फर्म के अंदर पार्टनर भी हैं। तो अब ये जो तीनों बिजनेसेस हैं, यानी अली इंटरप्राइजेस, कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और जो टीआरसी फर्म है, दीज थ्री आर आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। और आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से रिलेशंस देने के साथ पूछा जा सकता है कि आदर ये अंडरटेकिंग है या कंपनीज हैं, और रिलेशंस के साथ एग्जांपल्स के साथ भी पूछा जा सकता है, या स्ट्रेट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अच्छा, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जब हमें लग रहा होगा कि ये रिलेशंस की वजह से जो ऊपर बताए गए ये भी एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग्स हैं, लेकिन लॉ ने उसको कहा है कि इसको आपने नहीं मानना कि ये अंडरटेकिंग है और एसोसिएटेड कंपनीज है। तो उसमें जो पहली एक्सेप्शन है, यानी जो इससे हटाया गया है, वो ये है कि अगर एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है दो कंपनीज में या उससे ज़्यादा में, जस्ट लाइक कंपनी ए में भी है और कंपनी बी में भी है, तो अब दोनों जगह उसका जो डायरेक्टरशिप का स्टेटस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो दीज बोथ आर नॉट एसोसिएटेड कंपनीज। डायरेक्टर के टॉपिक्स में हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तस्करा आया था। तो अगर कोई शख्स दो जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस रखता है, तो दीज बोथ आर नॉट एसोसिएटेड कंपनीज। नंबर 2 पॉइंट, अगर सीडीसी जो होती है, सीडीसी होल्ड्स करती है शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो वो अगर अपने पर्सनल बेनिफिशियल ओनरशिप पे नहीं रखती शेयर्स, तो अगेन इट इज़ नॉट एसोसिएटेड कंपनी। क्या मतलब, पहला सवाल तो ये, व्हाट इज सीडीसी।
व्हाट इज सीडीसी? तो सीडीसी इज अ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। अगर मैंने कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है तो मुझे एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होगा, जो मेरा ब्रोकर होगा, जिसके थ्रू मेरा सीडीसी में एक इदारा है जहाँ अकाउंट खुलेगा और जहाँ पर मेरे शेयर्स पड़े हुए होंगे। तो जो मेरे शेयर्स होते हैं वो सीडीसी के नाम पर होते हैं। सीडीसी रखता है जस्ट लाइक बैंक। अगर मैं कैश रखना चाहूँ, हार्ड कैश रखना चाहूँ तो अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बैंक में रखना चाहूँ तो वो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली बैंक में होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं शेयर्स अपने सीडीसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली रखना चाहूँ तो वो सीडीसी के पास होते हैं। अब चूंकि ये शेयर सीडीसी के पास होते हैं मगर इसकी अपनी पर्सनल बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं होता, ये तो कस्टोडियन होता है, किसी और के ब्याह पे रख रहा है, लिहाजा इस वजह से हम उसको एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तीसरी चीज़, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर मिस्टर मिसाल के तौर पे मिस्टर ए को कंपनी ए में भी एज अ डायरेक्टर बिठा रहे हैं या एज अ नॉमिनी बिठा रहे हैं, कंपनी बी में भी बिठा रहे हैं, कंपनी सी में भी बिठा रहे हैं, चूंकि पीछे हमने देखा कि एक शख्स अगर दो जगह डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करता है तो फिर वो दो कंपनीज एसोसिएटेड कंपनीज हो जाती हैं। लेकिन इन द गिवन सिनेरियो क्योंकि वो उनको उनके ब्याह पे जा रहा है, दीज बोथ आर नॉट एसोसिएटेड कंपनीज, दिस इज द एक्सेप्शन। एंड लास्ट एक्सेप्शन कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनीज के शेयर्स परचेज करें, अब इनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है और ये कंपनी ए में भी कर सकते हैं, कंपनी बी में भी कर सकते हैं, कंपनी सी में भी कर सकते हैं। तो इनकी जगह जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से तमाम इंस्टीट्यूशंस को हम आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स या कंपनीज नहीं कहेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट था कि दो लोग जब एक जगह कुछ स्टेटस रख रहे हों, जस्ट लाइक होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो या फिर अंडर कॉमन मैनेजमेंट कोई इदारे आते हों, इंस्टीट्यूट्स आते हों, कंपनीज आती हों, या मुदारबा और उसकी मैनेजमेंट कंपनी का मामला हो, या कोई इंडिविजुअल ये सारे स्टेटस को कैरी कर रहा हो, तो वो दो ऑर्गेनाइजेशंस को हम एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग कहेंगे। यानी हम लॉ का कहने का मतलब ये है कि दे आर एसोसिएट्स एंड दे आर फेमिलियर विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दीज रिलेशनशिप्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इन इन स्टेटस की वजह से, इन रिलेशंस की वजह से आप उसको मिक्स ना कीजिएगा और उसको हम एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग का रिलेशन या का स्टेटस नहीं देंगे। अब जो सेक्शन 199 है वो कहना क्या चाह रहा है? सेक्शन 199 हमसे ये कहना चाह रहा है, अच्छा, तो क्लास सेक्शन 199 हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एसोसिएटेड कंपनी में, इसका नाम यही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स एंड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग में तो आपने ये कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। इसका मतलब यही है कि लॉ ने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, कुछ कैपिंग रखी है कि अगर एक शख्स दो कंपनीज में डायरेक्टर है, मिस्टर ए कंपनी ए में भी डायरेक्टर है और कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, तो होगा क्या कि मिस्टर ए तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी बी में करवाए ताकि अपने ही बिज़नेस को प्रमोशन मिले या अपने इसका दूसरा बिज़नेस भी साथ में ग्रो करता रहे। तो लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि इस तरह तो फिर इक्वल बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, लिहाजा कुछ कंडीशंस हैं जिसको भी हम देखेंगे कि वो फुलफ़िल करनी होगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? तो 199 ने भी हमें बताया है और बुक में भी आपको मिल जाएगा, और वैसे भी नॉर्मल टर्म में यही होता है कि अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो उसकी दो ही तरीके हैं। या तो आप उसके अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग करें, यानी अगर किसी कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो उसके शेयर्स खरीद लें, और पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो पार्टनर बन लें, या आप उसके अंदर लोन इंजेक्ट करवा दें। आप इक्विटी फाइनेंस करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या कैपिटल गेन की सूरत में। ये हम पहले डिविडेंड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और लोन अगर आप इंजेक्ट करवाएंगे तो आपको जो रिटर्न की सूरत मिलेगी वो होगी इंटरेस्ट की सूरत में। तो लॉ यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी नाम से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे लोन दें, चाहे एडवांस दें, चाहे आप उसको कहें कि मैं इक्विटी ख़रीद रहा हूँ,
लॉ ये कह रहा है कि अगर तुम किसी भी नाम से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, किसी भी नाम से पैसा देना चाह रहे हो, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट ही शुमार करेंगे और उस पर वो सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी जो भी आने वाली हैं। हाँ, उसकी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर हम इस सूरत में लोन कंसिडर नहीं करेंगे कि अगर आप किसी बिज़नेस को नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट की सूरत में दे रहे हो, यानी नॉर्मल बिज़नेस के लिए आप उससे ट्रेड करना चाह रहे हैं, यानी आपने कोई उसको ऐसे ही एडवांस नहीं दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, आप उससे कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपने कुछ एडवांस पैसे दे दिए। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी और उसके साथ बिज़नेस की, यानी अगर आप किसी कंपनी ए कंपनी बी की है एसोसिएटेड कंपनी, लेकिन वो उससे गुड्स परचेज करना चाह रही है और नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट दे रही है, यानी उसकी जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर चलता है वैसा ही है, उसके साथ कोई ख़ास मामला नहीं है, और कंपनी ए और बी के टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं कि इनकी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे होगी और इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज पॉलिसी होगी, तो फिर इसको हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग के एम्बिट में नहीं लाएंगे। आई एम रिपीटिंग, लॉ ये कह रहा है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू करो, चाहे लोन इंजेक्ट के लिए करो, हम हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट का नाम ही देंगे और आगे जो कंडीशंस आ रही हैं वो तुम्हें हर हाल में फॉलो करनी होंगी। लेकिन अगर तुम नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट वाला मामला कर रहे हो, जस्ट लाइक कंपनी ए और कंपनी बी का रिलेशन तो एसोसिएटेड कंपनीज वाला है, मगर कंपनी ए कंपनी बी से गुड्स परचेज करना चाहती है और उसने उसको एडवांस पैसे दिए हैं जो नॉर्मल बिजनेस के लिए दिए जाते हैं, एडवांस टू कंपनी बी, यानी एक नॉर्मल अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदने तो जैसे मैं उसको देता ऐसे मैंने कंपनी बी को भी दिए हैं, और जो कंपनी बी मुझे प्राइस ऑफर कर रही है वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है कि कंपनी ए को अलग से फ़ायदा हो, या बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है कि कंपनी बी को अलग से फ़ायदा हो। एक आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन है, एक आम आदमी के लिए भी वैसा ही मामला होता है और वो कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं है, तो फिर इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। अदरवाइज़ आप उसको किसी भी नाम से पैसे दे दो तो हम आपको उसको इन्वेस्टमेंट ही क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, अब अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके लिए आपको कंडीशंस क्या फुलफ़िल करनी होंगी? अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको सबसे पहला काम तो करना होगा कि स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करवानी होगी और उस रेज़ोल्यूशन में आप इंडिकेट कर देंगे कि इन्वेस्टमेंट की नेचर क्या है और इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना होगा और अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और चौथी बात के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। और अगर उस इन्वेस्टमेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन ना सिर्फ डे वन के लिए कि डे वन मैंने सिर्फ लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कि चलो मेंबर्स से अप्रूवल ले लूँगा और इसके बाद आगे चल के 3 लाख 4 लाख 5 लाख मज़ीद दे दूँगा ताकि मेरी उस एसोसिएटेड कंपनी को फ़ायदा हो, तो लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने इसके बाद कोई चेंज भी किया, कोई इंक्रीज़ कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट आपने इंक्रीज़ कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी चेंज भी हो गई, तो भी फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही करना पड़ेगा, यानी आप मेंबर्स की अप्रूवल लिए बगैर ये काम नहीं कर सकते। और अगर मामला लोन्स एंड एडवांसेस का है, यानी कंपनी ए कंपनी बी को लोन दे रही है, एडवांस दे रही है और वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे नहीं दे रही, यानी नॉर्मल बिजनेस की नेचर की वजह से नहीं दे रही, तो अब क्या होगा, तो इसके लिए मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि लोन की सूरत में अग्रीमेंट होगा इन राइटिंग और टर्म्स एंड कंडीशंस में मज़ीद ये बातें भी लिखी हुई होंगी, यानी एग्रीमेंट इन राइटिंग होगा और उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ होगा कि आप क्यों लोन दे रहे हैं, उसकी नेचर क्या है, पर्पस क्या है, इसके बाद पीरियड ऑफ द लोन क्या है, कितने वक्त के लिए दे रहे हैं, और इसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि रेट ऑफ रिटर्न आपको उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और कोई फ़ीस कमीशन वगैरह तो नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं है। इसके बाद रीपेमेंट स्केड्यूल कैसे वर्कआउट होगा और रीपेमेंट लेट पेमेंट के ऊपर क्या मामला होगा यानी पेनल्टी क्लॉज आप कह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर लोन्स एंड एडवांसेस का मामला है तो आपने उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। दूसरा जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा,
यानी लोन के मामले में रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट जो होगा वो हायर ऑफ होगा बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी और रेट स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी। अगर एससीसीपी ने कोई रेट स्पेसिफाई कर दिया तो वो या बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी जो भी होगा उसके हवाले से विच एवर इज़ हायर ऑफ कम अज़ कम आपको इतना मिलना चाहिए। लॉ ये कह रहा है कि लेट से अगर कंपनी ए कंपनी बी को लोन दे रही है तो अगर कंपनी ए ये पैसा अगर अपने बैंक में रखती तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता, कम अज़ कम इतना कंपनी बी से आपने लेना है। ऐसा ना हो कि अगर आपको लेट से अल्फला बैंक दे रही है 10% रिटर्न और आप कंपनी बी से कह रहे हैं कि चलो तुम मेरी जानने वाली हो तो 7% दे देना, तो लॉ ये कह रहा है ये नॉन कंप्लाइंस है अपने कंपनी ए के शेयर होल्डर्स के साथ, मेंबर्स के साथ। ऑल दो आपका रिलेशन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग और कंपनी का है, लेकिन इसके साथ ज़्यादती हो जाएगी, लिहाजा कम अज़ कम रेट ऑफ रिटर्न 10% होना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट चीज़ कि अगर आप एडवांसेस का मामला कर रहे हैं तो आपने इसको भी देखना है कि जो डायरेक्टर हैं इन्वेस्टिंग कंपनी के, यानी हमारे एग्जांपल में कंपनी ए, फर्दर द डायरेक्टर ऑफ कंपनी ए ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी, उनको दो काम करके आने होंगे। शेल सर्टिफाई, वो सर्टिफाई करवाएंगे। दो बातें, इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म किया था कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस कंपनी को लोन देना चाहिए। और दूसरा, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बोरोइंग कंपनी, यानी जो लोन ले रही है कंपनी वो भी साउंड है। यानी उनको ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि जो दो चीज़ें उन्होंने परफॉर्म कर ली, नंबर एक कि वो जिसको लोन दे रहे हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हाँ वो हमें रीपे कर सकता है, और दूसरा ये कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की थी कि उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि जिस पर वो कहें कि ये इनके पैसे डूब जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इसी सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है कि एससीसीपी एक्सक्लूड कर सकता है, ये जो रिक्वायरमेंट है सख्त वाली जो अभी ये पूरा सेक्शन पढ़ा गया है, एक्सक्लूड दीज रिक्वायरमेंट्स, एक्सक्लूड दीज रिक्वायरमेंट्स, या तो थ्रू नोटिफिकेशन कर सकता है या फिर कोई रेगुलेशंस के थ्रू कर सकता है। और बिल्कुल एससीसीपी ने किया हुआ है जो आपकी कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप यहाँ पे लिख लें कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर, जो प्राइवेट कंपनीज आपस में होती हैं, क्योंकि नॉर्मली ये फैमिली बिजनेसेस होते हैं तो उन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता कि एक प्राइवेट कंपनी अपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकती है, और उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता कि उसको ये सारी चीज़ें कंक्लूड करवानी हो। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, इस सेक्शन का पार्ट था और सिर्फ इतना ही था, तो मैंने आपको ये भी करवा दिया। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो ये है सेक्शन का कि कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज मेंटेन करेगी, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स, मेंटेन करेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कि इसने किस किस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से दूसरा सेक्शन है, और इसका यहाँ पे ये भी हम नोट करते चलें कि एससीसीपी ने इसके ऊपर रेगुलेशंस भी दी हुई हैं जो आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो फाइनल लेवल पर आपको ये मिल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग के अलग रेगुलेशंस हैं और वो बहुत डिटेल में है, और वहाँ पे ये बताया गया है जो यहाँ पे लॉ हमें रेफ़र करवाना चाह रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 200, और इस सेक्शन का एक ही मकसद है कि कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगी, कंपनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी, वो अपने नाम पे करेगी, इन इज ओन नेम। कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगी हमेशा अपने नाम पे करेगी, मगर इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे कंपनी के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होगी, और वो भी अंडर द लॉ ही कवर है। पहली बात कि कंपनी में ऑल्सो मेक इट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ सीडीसी। अभी हमने देखा था कि कंपनी अगर अपना अकाउंट सीडीसी के पास खुलवाएगी तो फिर वहाँ पर सीडीसी के नाम पे शेयर्स आ रहे होंगे,
कंपनी के नाम पे नहीं आ रहे होंगे। जस्ट लाइक हमारे पैसे बैंक में पड़े होते हैं, वहाँ पर सीडीसी में कंपनी के नाम पे शेयर्स नहीं होंगे और वो कंपनी के नाम पे नहीं आ रहे होंगे, ऑल्दो इसका जो रियल ओनर होगा वो कंपनी होगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी इन्वेस्टर कंपनी हो, वो इन्वेस्टिंग कंपनी में अपना कोई डायरेक्टर बिठाना चाहे एज अ नॉमिनी। जस्ट लाइक इन्वेस्टर कंपनी है, कंपनी ए है जिसके पास कंपनी बी के कोई 5 लाख शेयर्स हैं और वो कोई तकरीबन 75% बनते हैं। अब कंपनी बी ये कह रही है कि कंपनी ए ये कह रही है कि मिस्टर ए, आप कंपनी बी के बोर्ड पे जाके बैठ जाइए हमारे ब्याह पे। अब कंपनी बी का ये कहना है कि हमारे आर्टिकल्स में ये लिखा है कि जिसके पास मिनिमम 5 शेयर्स होंगे, जिसको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं, वो ही हमारे बोर्ड पे डायरेक्टर बनेगा। और ये बात जब कंपनी ए को पता चली, और ये बात जब मिस्टर ए को पता चली तो वापसी कंपनी ए के पास आए और उन्होंने कहा कि कंपनी बी तो ऐसा कह रही है। तो वो कह रहा है, कंपनी ए मिस्टर ए से कहेगी, कह रहे पगले इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये जो मेरे 5 लाख शेयर्स हैं उसमें से 5 तुम्हारे ही तो हैं, ये मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तुम्हारे नाम पे असाइन करवा देती हूँ ताकि तुम इसके बोर्ड पे बैठ सको। एंड लास्ट थर्ड एक्सेप्शन है, वो ये है कि लेट से एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है और वो होली ओन सब्सिडरी है। होली ओन सब्सिडरी का मतलब ये होता है कि कंपनी, लेट से कंपनी ए है जिसने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और 100% वो शेयर्स कंपनी ए के नाम पर हैं, और अज्यूमिंग कंपनी ए का जो स्टेटस है वो प्राइवेट कंपनी का है और कंपनी बी का जो स्टेटस है वो भी प्राइवेट कंपनी का है। अब हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ये चीज़ हमने अपने कोर्स में पढ़ी हुई है, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अब अगर कंपनी ए, क्योंकि 100% कंपनी बी को ओन करती है, लिहाजा वो उसकी सोल ओनर है, सोल मेंबर है और सिंगल मेंबर है और 100% शेयर्स रखी हुई है। लेकिन क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी बी के पास कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, लिहाजा मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करवाने के लिए कंपनी ए को एक मेंबर एटलीस्ट और लाना पड़ेगा ताकि कि कंपनी बी प्राइवेट कंपनी का स्टेटस कैरी कर सके। लिहाजा इस केस में भी कंपनी ए अपना एक शेयर अपने किसी बंदे को दे सकती है ताकि उसके मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स मीट हो सके। सेक्शन 200 का यही सारा मामला था कि नॉर्मली कंपनी, आइडियली कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी अपने नाम से करेगी, मगर ये 3 एक्सेप्शंस थी जो हमने देख ली। अच्छा क्लास, इसके बाद जो हमारे कोर्स में है इन्वेस्टमेंट का एरिया कवर करने के बाद फाइनेंशियल्स के हवाले से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के हवाले से कुछ मामला है। इसके लिए जो सबसे पहला सेक्शन है जो हम देखने जा रहे हैं वो है सेक्शन 220। सेक्शन 220 का जो हेडिंग है वो ये है कि वो कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 20, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। अच्छा, मेनली सेक्शन 20 डील करता है कि कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखने चाहिए, कितने सालों के लिए रखने चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने चाहिए। तो पहली बात तो ये जो सेक्शन की एप्लीकेशन है वो एवरी कंपनी के ऊपर है, यानी ऐसा नहीं है कि वो एसएमसी है तो उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया होगा, हर कंपनी के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल है। अच्छा, उसने क्या क्या मेंटेन करना है, तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसने अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन करने हैं, और उसने तीसरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी रखना है अपने पास। अच्छा, व्हाट इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये हमें बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर
व्हाट इज़ अदर पेपर्स एंड रेलिवेंट बुक्स सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 32 के अंदर। हमें सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है रेफरेंसेस के साथ, लेकिन आई एम जस्ट हेयर रेफरिंग कि आप उसको किताब से देख सकें। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसकी डेफिनेशन आपकी किताब में भी मौजूद है, हम भी यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अदर रेलिवेंट बुक्स ऑफ एंड पेपर्स का मतलब है ऑल अदर रिकॉर्ड्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब वही है जिसके आप सब एक्सपर्ट हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वही जो अकाउंटिंग के अंदर आप बनाते रहते हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, वही इसके अंदर शामिल है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो होती हैं जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक आपके जनरल लेजर, सेल परचेज के डॉक्यूमेंट्स, और लॉ ने भी बताए हुए हैं क्या क्या इसके अंदर शामिल है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब वो स्टेटमेंट्स हैं, these are not only records, these are not records at all, these are statements जो फाइनल वर्जन बनती हैं इन रिकॉर्ड्स की वजह से। और अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स के अंदर हमारे वाउचर्स हो गए, हमारे डीड्स हो गए, हमारे अग्रीमेंट्स हो गए, हमारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हो गए, वो तमाम चीज़ें जो पिछली दो में कवर नहीं है वो यहाँ आ जाती हैं, और किताब में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, आप इसको लाजमी देखिएगा, और अभी हम भी लेक्चर के एंड पे इसको देख लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो कवर है वो है ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, सेल परचेज, या अगर कंपनी सर्विसेज के अंदर डील कर रही है, सर्विसेज बाय द कंपनी। सिमिलरली आपका ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी आपकी बैंक रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह तमाम चीज़ें, एसेट्स लायबिलिटीज़ की डिटेल्स। और अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो प्रोसेसिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो माइनिंग की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, तो सारा कॉस्टिंग का डेटा भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको अगर हम कवर कर लें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये अकाउंटिंग की स्टेटमेंट का नाम है। आई होप आप लोगों ने अब तक अपने रिपोर्टिंग के अंदर ये चीज़ें पढ़ ली होंगी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। चेंजेस इन इक्विटी, notes to the accounts, comparative statements, and any other statements specified by any other statement, any other statement as specified। अगर एससीसीपी आगे चल के किसी को समझे कि ये स्टेटमेंट भी शामिल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है। अच्छा जी, ये जो होगी ये आपने हर साल कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेंटेन करनी होगी, हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली किसी भी कंपनी का 12 मंथ्स का होता है। अगर हमने देखा था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 16 महीनों के अंदर इसको अपनी पहली एजीएम करवानी होती है, यानी मालूम हुआ कि फाइनेंशियल ईयर कंपनी का आइडियली 12 मंथ्स का होता है, लेकिन इट कैन बी मोर और लेस देन 12 मंथ्स। तो जो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसने इसको मैनेज करना होगा। अच्छा, ये सारा डॉक्यूमेंट आपने कहाँ मेंटेन करना होगा? ये सारी चीज़ें कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करनी होंगी। और अगर कंपनी इसको कहीं और रखना चाहती है एट एनी अदर प्लेस, तो इसके लिए आपने मेंबर्स की मीटिंग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे, डिसाइडेड बाय द बोर्ड होगा। यहाँ पे नोट करने की बात है कि मेंबर्स को पूछने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो भी जगह डिसाइड करेंगे उस डिसीजन के विद इन 7 डेज़ आपने ये बात रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देनी है कि अब से हम अपना ये वाला सारा सामान
कहाँ पर मैनेज करेंगे। अच्छा जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कंपनी को कम से कम 10 सालों तक 10 ईयर्स तक मेंटेन करनी है। यानी अगर एक कंपनी को बनेगी 9 साल में तो उसका डे 1 से सारा डेटा उसके पास मौजूद आइडियली होना चाहिए। इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अच्छा, अगर कंपनी की ब्रांचेज़ हैं तो ज़ाहिर-सी बात है सारा ब्रांच वाइज़ डेटा अगर कंपनी मेंटेन करती है तो बिल्कुल करे, लेकिन पीरियोडिकली समरी भेज दे अपनी, समरी टू रजिस्टर्ड ऑफिस या वो प्लेस जो डिसाइड बाय द बोर्ड और अदरवाइज़ का मुराद यहाँ पे डिसाइड बाय द बोर्ड है। अच्छा, अगर डायरेक्टर्स चाहें तो बिज़नेस आवर्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ये तमाम ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बिज़नेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि लॉ ने मेंबर्स को नहीं कहा गया कि मेंबर्स नॉर्मली बिज़नेस के ऑपरेशंस को नहीं देख रहे होते हैं, डायरेक्टर्स ही देख रहे होते हैं। तो इनके लिए ओपन है इन बिज़नेस आवर्स। अगर मेंबर्स को यहाँ रख देते तो फिर वो आके ऐसे ही तंग करते रहते और एक क्योस बन जाता। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में लॉ ने ये भी बताया कि अगर कंपनी अंडर लिक्विडेशन है तो जो लिक्विडेटर है उसको भी ये सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी है। यानी लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी अपने एंडिंग प्रोसेस पे है तो लिक्विडेटर को भी ये सारी रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी है जो भी हमने यहाँ पे ऊपर इस सेक्शन के अंदर देखी है। अच्छा, इसके बाद जो सेक्शन है 223 वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से भी। और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द फाइनेंस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को अपने फाइनेंशियल ऑडिट करवाने हैं और जब ऑडिट करवाएगी तो उसको सिग्नेचर कौन करेगा और उसकी ऑथेंटिकेशन में क्या क्या शामिल है। अच्छा जी, तो इसका नाम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सेक्शन 2223 का नाम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा, ठीक है जी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनी के वो बोर्ड करता है कंपनी के अप्रूव। बोर्ड ऑफ द कंपनी इसको अप्रूव करता है पहले और फिर प्रेजेंट करता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के आगे टू ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल्स। आपको याद होगा जब हमने मीटिंग और प्रोसीडिंग्स का एरिया किया था उसमें कंप्लीट एक टाइमलाइन समझी थी कि कंपनी का ईयर एंड होता है, फिर ऑडिटर आता है, फिर उसकी ऑडिटर की अराइवल के बाद जब ऑडिट के फेज से गुजरता है तो ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें बोर्ड अप्रूव करते हैं अपने फाइनेंशियल्स को और फिर नोटिस ऑफ एजीएम जाता है और एजीएम में मेंबर्स उन फाइनेंशियल्स को ओके करते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि बोर्ड ने इन फाइनेंशियल्स को अप्रूव करना है, ऑथेंटिकेट करना है और फिर प्रेजेंट करना है एजीएम में मेंबर्स को। और यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है जो हम पीछे बढ़ के आए कि फर्स्ट एजीएम विद इन 16 मंथ्स करनी होती है ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी फाइनेंशियल्स भी पहले आपको विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोर्ड ने अप्रूव करके मेंबर्स को प्रेजेंट करने हैं। और सब्सिक्वेंट एजीएम्स क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में होती है तो लिहाजा हर फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के अंदर आपने ये अकाउंट्स भी क्लोज करने हैं, इन्हें भी अप्रूव करना है। अच्छा जी, यहाँ पे वही एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है जो एजीएम की थी कि 30 दिन की एक्सटेंशन लिस्टेड कंपनी के केस में फ्रॉम एससीसीपी और इन केस ऑफ अदर कंपनी रजिस्ट्रार। इसको हम थोड़ा सा तेज़ इसलिए देख रहे हैं कि पीछे हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब जो देखने की बात है वो ये है कि जब बोर्ड अपने एफएस तैयार करेगा, जब ओके करेगा तो वो ऑडिट करवाएगा एक ऑडिटर अपॉइंट करके। ऑडिट के सेक्शंस क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑडिट करेगा, ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑडिट करेगा फाइनेंशियल्स को, ऑडिट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। और जब आप फाइनेंशियल्स भेज रहे होंगे मेंबर्स को तो आपने सिर्फ ऑडिटर फाइनेंशियल्स नहीं भेजने बल्कि साथ में आपने ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है कि ऑडिटर क्या कह रहा है। अच्छा, ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट तमाम कंपनीज पर है
एक्सेप्ट कोई प्राइवेट कंपनी हो, एक्सेप्ट कोई प्राइवेट कंपनी हो और जिसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन हो, ₹1 मिलियन, तो उसको नो नीड ऑडिट, नो नीड ऑफ ऑडिट। क्लास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर कंपनी को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल नॉट ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन हो, यानी अगर किसी कंपनी का, किसी प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रुपीज़ है तो उसको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है इसका पेड अप कैपिटल 100 रुपये भी है तो उसको ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मामला ये होगा कि हर कंपनी, एवरी कंपनी शेल सेंड मेंबर्स को और उन तमाम लोगों को जो इंटाइटल टू रिसीव नोटिस थे, जो हमने देखे थे सेक्शन 150 134 जब हम पढ़ रहे थे, इंटाइटल टू रिसीव नोटिस। और नोटिस किस चीज़ का होगा? मीटिंग का होगा, एजीएम का, जिसमें फाइनेंशियल्स अप्रूव होंगे। तो एवरी कंपनी शेल सेंड टू इट्स मेंबर्स एंड शेल सेंड टू इट्स मेंबर्स एंड उन तमाम लोगों को जो इंटाइटल टू रिसीव होंगे नोटिस, उनको क्या क्या भेजेगी? ऑडिटेड फाइनेंशियल्स प्लस ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिपोर्ट। चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। हर कंपनी जब अपने नोटिस भेज रही होगी तो मेंबर्स को नोटिस भेज रही होगी, उन तमाम लोगों को जिनको नोटिस भेजना है उनको फाइनेंशियल्स भी भेजेगी और जो नोटिस के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी भेजेगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी भेजेगी और चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी भेजेगी। और ये कैसे भेजेगी? ये आइदर बाय पोस्ट भेजेगी या इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकती है, और भेजना 21 दिन पहले ही है। ये पीछे हम मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स के अंदर पढ़ चुके थे कि 21 दिन पहले जब आप नोटिस भेजते हैं तो साथ में एजेंडा वगैरह उसके अंदर डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि साथ में अपने अकाउंट्स भी भेजने हैं और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी भेजनी है और चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी भेजनी है। अच्छा, अगर आप लिस्टेड कंपनी है, अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उसने सिर्फ अपने मेंबर्स को और उन तमाम लोगों को जिनको नोटिस की रिक्वायरमेंट है ये चीज़ें नहीं भेजनी, बल्कि उसने 3 कॉपीज बाय पोस्ट भेजनी है और इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजना है। किसको? 3 लोगों को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रार को, एसईसीपी को और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज को, यानी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी। या हमारे ये अकाउंट्स हैं, हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, हमारी ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, हमारी ये चेयरमैन रिपोर्ट है और ये साथ में उसने अपनी वेबसाइट पे भी लगाना है और ये भी उसको उसने 21 दिन पहले ही भेजना है। एसएमसी के ऊपर ये जितना भी हमने अभी सेक्शन 223 पढ़ा है, एसएमसी के ऊपर जितना भी हमने अभी सेक्शन 223 पढ़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑडिट की रिक्वायरमेंट की लिमिट की हद तक एप्लीकेबल है। बाकी ना उसको ये रजिस्ट्रार वगैरह, क्योंकि एसएमसी होती प्राइवेट कंपनी है तो ये अकाउंट्स भेजने की लिस्टेड कंपनी वाली तो रिक्वायरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एसएमसी प्राइवेट कंपनी होती है। लेकिन हाँ, इसने ये सारी एक्टिविटी भी वर्कआउट नहीं करनी, सिर्फ उसके ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। अच्छा जी, इसके आगे बढ़ते हैं हम कि इन फाइनेंशियल्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? सेक्शन 232। जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं उसको अप्रूव करता है बोर्ड। अपनी बोर्ड मीटिंग में, मेंबर्स की मीटिंग से, एजीएम से पहले बोर्ड अपनी मीटिंग्स में अप्रूव करता है
और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो साइन करता है बाय सीईओ और एटलीस्ट वन डायरेक्टर। लेकिन अगर सीईओ अवेलेबल ना हो पाकिस्तान में, तो ये जिम्मेदारी फिर लगाई गई है एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स पे। कम से कम दो डायरेक्टर्स अब इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, साइन करेंगे। आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स उठा के देख लें, नॉर्मली हमारी एक्सेस लिस्टेड कंपनीज तक होती है क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि उसके फाइनेंशियल्स में इन्होंने साइन किया हुआ होता है। और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ भी उन फाइनेंशियल्स को साइन करेगा। जस्ट लाइक ऐसे साइन किया हुआ होता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, यानी बैलेंस शीट का फेस। और मेरी कोशिश होगी अगर आप कहें तो मैं आपको शो भी कर दूँ नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे। ये एसेट्स होते हैं, नीचे लाइबिलिटीज़ यहाँ से आ रही होती हैं, और फिर यहाँ पर ये साइन किए हुए होते हैं इन्होंने, डायरेक्टर्स ने और सीईओ ने और सीएफओ ने इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अच्छा खैर, लेकिन प्राइवेट कंपनी जिसके पास पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, 1 मिलियन तक ही है, तो उसके सीईओ ने एक एफिडेविट भी देना है कि फाइनेंशियल्स आर ओके। और एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड को जो फाइनेंशियल्स होंगे वो सिर्फ वन डायरेक्टर साइन करेगा। अच्छा, अब ये जो प्राइवेट कंपनी है, इस पर अभी हम मज़ीद थोड़ी बात करेंगे आगे चल के, इस प्रोविज़न पे कि इसने क्यों ऐसा करना है। अच्छा, अब जो बोर्ड की मीटिंग हो गई और उस वक्त इन्होंने लिस्टेड कंपनी ने खैर रजिस्ट्रार और एससीसीपी वगैरह को अकाउंट्स भी जमा करवाए थे, लेकिन बाकी सब कंपनियों ने नहीं करवाए थे। अब लेट से ये पूरी साइकिल आज पूरी हो चुकी है, यानी कंपनी का ईयर एंड भी हो गया है, ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट भी दे दी है, बोर्ड की मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल अप्रूव भी हो गए हैं, नोटिस ऑफ एजीएम भी जा चुका है, और एजीएम के अंदर मेंबर्स ने या तो अकाउंट्स अप्रूव कर दिए होंगे या मना कर दिया होगा कि हमें समझ नहीं आए। तो आफ्टर एजीएम सेक्शन 223 हमसे ये कहता है कि रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज आपने अकाउंट जमा कराने इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग, यानी आपकी एजीएम जिसमें आपके फाइनेंशियल्स अप्रूव हुए हैं, और दूसरी कंपनी के केस में विद इन 15 डेज आपने जमा करवाने अदर देन लिस्टेड कंपनी। अब आपका सवाल ये हो सकता है सर पीछे भी तो करवाए थे, तो हम वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने करवाए थे और वो बोर्ड की तरफ से अप्रूव थे, मेंबर्स की अप्रूवल बाकी थी। तो आफ्टर देयर अप्रूवल इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेंड अगेन टू द रजिस्ट्रार। इस बार सिर्फ रजिस्ट्रार को भेजना है, और अगर मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किए, इफ़ नॉट अडोप्टेड, माई मेंबर्स मना कर दिया, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जमा कराना रजिस्ट्रार को, रीजंस के फाइनेंशियल अप्रूव क्यों नहीं हुए। अच्छा, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं और एक प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹10 मिलियन, तो उसको अपने अकाउंट्स रजिस्ट्रार को जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी है तो अगर उसको अपने अकाउंट्स जमा करवाने की रजिस्ट्रार को ज़रूरत नहीं है, अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा का ना हो। अब हम प्राइवेट कंपनी को कंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने को मिली। तो प्राइवेट कंपनी को हम समराइज़ करें, अब तक हमने जितना भी पढ़ लिया। पहली बात, अगर प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1 मिलियन, तो उसने दो काम करने हैं। नंबर वन, उसने ऑडिट की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उसने अपने फाइनेंशियल्स रजिस्ट्रार के पास जमा कराने हैं,
और जिसके अंदर एफिडेविट बाय सीईओ होगा कि फाइनेंशियल्स आर ओके, और ये फाइनेंशियल्स अनऑडिटेड होंगे, यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स नहीं होंगे, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन को ऑडिट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो खुद अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहे तो दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन जिसका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹10 मिलियन है, उसको ऑडिट करवाने की ज़रूरत तब है जब वो एक्सीडिंग 1 मिलियन हो। मालूम बा वो ऑडिट तब करवाएगा जब एक्सीडिंग 1 मिलियन हो, तो ऑडिट तो करवाएगा, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन वाला रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल्स जमा नहीं करवाएगा। इसको हम फिर से एक बार कंक्लूड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये टिपिकल एरिया है, इसको गौर से देखिएगा। एक प्राइवेट कंपनी है, हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का अगर एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग ₹1 मिलियन का मामला है तो इसने ऑडिट नहीं करवाना, लेकिन रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल ज़रूर जमा करवाने। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी नॉट एक्सीडिंग ₹10 मिलियन उसका पेड अप कैपिटल है, तो उसने ऑडिट तो करवाना है, क्योंकि अगर उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से बढ़ गया तो उसने ऑडिट तो करवाना है। मालूम हुआ कि ऑडिट वो प्राइवेट कंपनी को करवाना ज़रूरी है जिसका सिर्फ एक्सीडिंग ₹1 मिलियन हो, अब चाहे वो जितना भी हो। लेकिन रजिस्ट्रार फाइनेंशियल्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसका एक्सीडिंग ₹1 मिलियन हो अप टू ₹10 मिलियन, उसको ऑडिट तो करवाना है, मगर फाइनेंशियल रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवानी। आई होप यह बात आपको क्लियर होगी। इसकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद एक होते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल्स, और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सोली लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, ये वाला प्रोविज़न, क्योंकि उसी के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है जमा करवाने की। तो लॉ ये कह रहा है कि हर लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, क्लोज करेगी, और जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसका, उसके 30 दिनों के अंदर उसने अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है और जमा करवाना है। और जो सेकंड क्वार्टर है उसके 60 डेज़ के अंदर क्लोजिंग करके जमा करवाना है। जो थर्ड क्वार्टर है उसमें 30 डेज़, और जो फोर्थ क्वार्टर है विच इज़ द एंड ऑफ द ईयर, उसमें क्लास कितनी है, 120 दिन। ये बात हमें इसलिए पता है कि हमने मीटिंग्स के अंदर भी पढ़ी थी, और आज सेक्शन 223 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी हम देख कर आए। अच्छा, नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वार्टर है, अगर लेट से किसी कंपनी का ईयर एंड है जून 30, तो फर्स्ट क्वार्टर उसका कब ख़त्म होगा, सितंबर 30। सेकंड होगा दिसंबर 31, थर्ड होगा मार्च 31, और फोर्थ होगा जून 30। अच्छा, अगर किसी का ईयर एंड है दिसंबर 31, तो उसका फर्स्ट क्वार्टर होगा मार्च 31, उसका हाफ ईयर होगा यानी सेकंड क्वार्टर होगा जून 30, और थर्ड क्वार्टर होगा उसका सितंबर 30, और फोर्थ होगा दिसंबर 31। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट एक और भी है, वो ये है कि अगर एक कंपनी क्योंकि लिस्टेड है, तो उसने अपने सेकंड क्वार्टर के एंड में, जिस तरह ईयर एंड पर वो अपने फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाती है, जिस तरह एक लिस्टेड कंपनी अपने ईयर एंड का फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाती है, सिमिलरली एक लिस्टेड कंपनी अपने सेकंड क्वार्टर का यानी हाफ ईयरली फाइनेंशियल्स का रिव्यू करवाती है उसी ऑडिटर से जिससे उसने एनुअल ऑडिट का फाइनेंशियल्स, जिसने अपने एनुअल फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाना है ना। व्हाट इज़ रिव्यू एंड व्हाट इज़ ऑडिट, इसमें फ़र्क क्या है, तो ये आप अपने ऑडिट के कोर्स में पढ़ेंगे कि ऑडिट एक चीज़ ऑडिट होती है और एक हाफ ईयरली फाइनेंशियल्स का रिव्यू होता है। जस्ट फॉर दी हल्का फुल्का आइडिया वो मैं आपको बता दूं कि ऑडिट का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड होता है, और रिव्यू का जो स्कोप होता है बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। यानी इसमें ऑडिटर बहुत कम हद तक
स्क्रूटनी करता है आपके नंबर्स की और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाता है। बाकी आप अपने ऑडिट में इंशाल्लाह बढ़ेंगे जब वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा क्लास, इसके बाद जो हमारा लास्ट एरिया है जो अभी हमने देखना है वो ये है कि सेक्शन 226 ये कह रहा है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आप अपने मेंबर्स को और लिस्टेड कंपनी के केस में रजिस्ट्रार वगैरह को जमा करानी है। तो व्हाट इज़ डायरेक्टर्स रिपोर्ट? तो लॉ ने अपने डायरेक्टर्स पे भी एक रिक्वायरमेंट लगाई हुई है कि वो अपनी जब एनुअल फाइनेंशियल्स जा रहे होंगे तो उसके साथ प्रिपेयर करेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और वो उसके अंदर कुछ बातें बताएंगे जो अभी हम देखने जा रहे हैं। और लिस्टेड यानी हर कंपनी के ऊपर एवरी कंपनी ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनानी है, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनानी। प्राइवेट कंपनी जिसका नॉट एक्सीडिंग ₹3 मिलियन का पेड अप कैपिटल हो, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी एंड नॉट अ सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी दो कंडीशंस हैं कि अगर एक प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड अप कैपिटल 100 रुपये ही क्यों ना हो, अगर वो सब्सिडी है पब्लिक कंपनी की तो उसको बनानी पड़ेगी। और एक प्राइवेट कंपनी है, अगर वो सिंपल प्राइवेट कंपनी किसी की सब्सिडी नहीं है या किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी नहीं है, तो उसका एटलीस्ट 3 मिलियन का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, या अदरवाइज अप टू 3 मिलियन तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उससे ज़्यादा होगा तो उसको डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। फर्दर लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ आपसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस भी रिक्वायर्ड करता है। लॉ ये कहता है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस भी बनानी है। ये क्या होती है, ये आपके कोर्स में नहीं है, और ये वही फाइनल लेवल पे या आगे लेवल पे टेस्ट होती है। तो अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए कि लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ क्या एडिशनल मामला होगा, तो आपको ये बताना होगा कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस इसको जमा करवानी होती है। अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, तो डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है जो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो बड़ी सिंपल और लिमिटेड है, जिसमें डायरेक्टर कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स बताते हैं कि कंपनी के मामला क्या चल रहे हैं, यानी नंबर्स पे बात करते हैं। और फेयर व्यू ऑफ बिज़नेस बताते हैं कि कंपनी ने पूरे साल में क्या करा। थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेड, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी होता है अगर आप इस कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखें। कोई अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड डिविडेंड का, जो ये डिविडेंड रिकमेंड करते हैं वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ले जाते हैं और फिर बोर्ड मेंबर्स इसको अप्रूव कर लेते हैं अपनी मीटिंग के अंदर। या कोई रिजर्व्स टू कैरी, मतलब कोई रिजर्व्स रिकमेंडेड बाय द बोर्ड के उसको कुछ अलग करना है, कोई कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स, कोई जनरल रिजर्व्स में कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है वो। अच्छा, ये हर कंपनी के ऊपर ये बेसिक रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, सब्जेक्ट टू कोई प्राइवेट कंपनी ना हो और जिसका पेड कैपिटल 3 मिलियन वाली रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसने अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपको याद करना होगा, उसका मेजर कंपोनेंट वो भी हम देख भी लेंगे किताब से। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। यानी मालूम हुआ कि 3 टियर्स में डायरेक्टर्स रिपोर्ट बटी हुई है। एक तो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर पब्लिक कंपनी है तो मज़ीद कुछ बातें, और लिस्टेड कंपनी है तो मज़ीद कुछ बातें। डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो साइन करेगा वो साइन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, साइन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अ डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर। फर्दर अप्रूव बाय द बोर्ड होगी, यानी सारा बोर्ड जो होगा वो अप्रूव करेगा और सिग्नेचर होगा इसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव का और एक डायरेक्टर का। अच्छा, अगर पब्लिक कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट हम अपनी किताब से देखें तो वहाँ पे भी हम देख लेते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स कंपाइलेशन और आपको याद रहे मेजर बातें, तो वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि नेम ऑफ डायरेक्टर्स, नेम ऑफ द पर्सन जो पूरे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर्स थे। किसी भी वक्त कोई शख्स आया डायरेक्टर बना चला गया उसका यहाँ पे होगा तस्करा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ईपीएस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या था, कंपनी ने पूरे साल में एक शेयर पे कितना कमाया। ऑडिटर ने अगर अपनी रिपोर्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी दी है तो उसका भी तस्करा होगा। सिमिलरली कंपनी ने कोई लॉस किया है तो रीजंस फॉर लॉस भी बताने होंगे। कोई कंपनी ने डिफ़ॉल्ट्स किए हैं तो उसके हवाले से भी बात करनी होगी, एंड सो ऑन, जो भी आप किताब से देख लेंगे। तो ये था हमारा आज का एरिया।
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना लास्ट टॉपिक और लास्ट क्लास को एंड करेंगे। मीन वाइल हम किताब से एक मरतबा देख लेते हैं कि अब तक हमने जो इस एरिया में कवर किया। अच्छा क्लास, ये आपकी किताब का है सेक्शन चैप्टर 16। ठीक है जी। सबसे पहले किताब ने अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में बात की है। हमने अभी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज से स्टार्ट किया था, लेकिन किताब ने डायरेक्ट ये आपको सेक्शन 220 पढ़ाया और इसके बाद आगे चल के एसोसिएटेड कंपनीज पे बात की है। तो आप चाहें तो बुक की ये तरतीब भी फॉलो कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे हमने भी कवरेज की है वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हमने लिखने की कोशिश की, इसने यहाँ पे इसको बताया कि इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग, इसमें सब शामिल है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और बुक्स एंड पेपर्स का मतलब इंक्लूडिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर थिंग्स। रिक्वायरमेंट किस पर है ये आप देख लीजिएगा, तमाम कंपनीज पर है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इन्वॉल्व है वो भी है। रजिस्टर्ड ऑफिस पर आपने सब जमा करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और पे भी कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए। और इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स आप करवा सकते हैं, और इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स अलाउ नहीं है, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था। टाइम पीरियड 10 ईयर्स आपने उसको संभाल के रखना है, और लिक्विडेटर की रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके फाइनेंशियल आपके पेपर्स के लिए भी। अच्छा जी। इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर का तस्करा है वो भी हमने देख लिया। ऑडिट किस किस ने करवाना है, किसने नहीं करवाना। प्राइवेट कंपनी जिसका 1 मिलियन वाला मामला हो, और मेंबर्स को डिस्पैच करना है, और रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखना है, और आपने अथॉरिटीज़ को भी भेजना है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी जो भी हमने देख लिया कि आपने रजिस्ट्रार को भी भेजना है, और एससीसीटी को भी भेजना है, और एक्सचेंज कंपनी को भी भेजना है, और अपनी वेबसाइट पे भी रखना है। और एग्जाम्पल्स को आप लाजमी देखिएगा। अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन का मतलब वही है कि इसको अप्रूव कौन करेगा और साइन कौन करेगा। उसके बाद फाइलिंग आफ्टर एजीएम, यानी अप्रूव हो गए तो भी आपने रजिस्ट्रार को जमा कराने, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 30 दिन और अदर के अंदर 15 दिन। और अगर वो अप्रूव नहीं भी हुए तो आपने उसको रीज़न बताना है। क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट जो भी हमने देखी थी वो यहाँ थी। और जैसे भी हमने देखा कि रिव्यू होता है हाफ ईयरली, जो डिटरमाइंड बाई कैब एंड अप्रूव बाय द कमीशन। खैर अगर आपको इतना भी पता है कि हाफ ईयरली पे रिव्यू होता है तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इट इज़ मस्ट फॉर यू। अच्छा, इसके बाद ड्यूटी टू प्रीपेड डायरेक्टर्स रिपोर्ट किस किस कंपनी को नहीं बनानी, तो वो हमने देख लिया कि प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड ऑफ कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, या फिर वो पब्लिक कंपनी ना हो, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होती है। कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ये सिंपल हर कंपनी वाले हैं, और अगर पब्लिक कंपनी वाली है तो फिर ये एडिशनल कंटेंट्स इसके अंदर आते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको बिजनेस रिव्यूज़ भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर देने होंगे, यानी मज़ीद इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट वाला वो एरिया है जो अभी हमने देखा था, ये इसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, और फिर जो भी हमने अपने पास बोर्ड पे सजाया था उसके अकॉर्डिंगली आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी रहेगी, और जो एग्ज़ाम में टेस्ट हो भी सकती है। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज से जो रेलिवेंट रूल्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करानी होगी, और एग्रीमेंट और लोन के हवाले से जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और आखिरी में हमने देखा था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस का मामला भी होना चाहिए, और फाइनेंशियल वर्दीनेस भी देखनी है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पशंस एंड रेगुलेशंस का जिसको मैंने आपको तस्करा किया कि अगर एससीसीपी चाहे तो कुछ कंपनीज को एग्जाम भी कर सकता है, और रेगुलेशंस के थ्रू भी बता सकता है मजीद डिटेल्स, तो वो हमने इसको क्लियर समझ लिया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, और कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करेगी, और उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी जो अभी हमने देखी है। तो यहाँ पर आके आपके चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आएगा, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।